सूरज की सुनहरी किरणें जब भी धरती पर पड़ती हैं तो फूलों की अंगड़ाई लेकर ये धरती खिल उठती है। ये आसमान, ये बादल, ये नजारे, ये पहाड़, पेड़, पौधे उसकी रोशनी से झूमने लगते हैं। दुनिया सिर्फ यही नहीं, एक और भी दुनिया है, महाकालेश्वर की रची हुई एक अद्भुत दुनिया। धरती के सीने में दफन नाग भवन, इंसान की पहुंच से दूर, ये है छुपा हुआ बेशुमार दौलत का एक खजाना, और इसके रक्षक हैं महाकालेश्वर के नाग और नागिन। ये हर वक्त अपने फन उठाए इस अनमोल खजाने की हिफाजत करते आ रहे हैं। नाग नागिनों की दुनिया के ये हैं सरताज, महानागराज शेषांक। तुम्हारी वर्षों की शिव आराधना पूरी हुई। आज से तुम्हें इच्छाधारी का वरदान प्राप्त हुआ। अब तुम कल्पना करते ही किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती हो। आज से मैंने तुम्हारा नाम वैशाली रख दिया। वैशाली। महानागराज शशांक, आपसे एक विनती है। कहो वैशाली, क्या कहना चाहती हो? मैं धरती के सीने पर जाकर वहां की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैंने इंसान का रूप लिया है, अब मैं इंसानों से मिलना चाहती हूँ। ये भयानक भूल तू कभी ना करना, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसा क्यों शशांक बाबा? तुझसे पहले भी कुछ और नाग और नागिनों को ये इच्छाधारी वरदान प्राप्त हुआ था, पर वो जिद करके धरती की पीठ पर जा पहुंचे। मगर फिर क्या हुआ? धरती पर बसे उन स्वार्थी और लालची इंसानों ने उन्हें मार डाला। मार डाला? ऐसा क्यों बाबा? इसलिए कि धरती पर बसे सारे प्राणियों में सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो सबसे बड़ा लालची है। अपने लालच को पूरा करने के लिए इंसान अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, किसी का भी गला काट सकता है। मैं उसी लालची इंसान को अपने प्यार से भगवान बना दूंगी। मुझे एक मौका दीजिए बाबा। तू जानबूझकर मौत के आंगन में क्यों जाना चाहती है वैशाली? मैं जाऊंगी बाबा। जिद न कर वैशाली, धरती पर जाने की बात छोड़ दे। नहीं बाबा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तू नहीं मानती तो ठीक है, जा। मगर याद रहे, नाग भवन में छुपे इन खजानों का राज भूल कर किसी इंसान को नहीं बताना। जा। और सुन,
तुझे सिर्फ इच्छाधारी का ही वरदान नहीं मिला है, बल्कि तमाम शक्तियों की विरासत भी मिली है। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि भी तेरी नीली आंखों का हिस्सा बन गई है। तू अपनी नीली आंखों से जिसे चाहे जलाकर भस्म कर सकती है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ बुराई का खात्मा करने के लिए। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। महाकालेश्वर तेरी रक्षा करे। राहुल, राहुल, क्या हुआ राहुल बेटे? राहुल, राहुल क्या हुआ? राहुल बोलते क्यों नहीं बेटे? क्या हुआ? पापा मुझे लगा जैसे कई सांप मेरे जिस्म पर रेंग रहे हैं और मुझे मार डालना चाहते हैं। मैंने देखा कि भयानक सांप मेरे सामने आया और उसने मुझे डस लिया। मेरी समझ में नहीं आता है पापा, भैया को बार बार ये सपने क्यों आते हैं? सांपों का सपनों में बार बार आना क्या मतलब हो सकता है इसका? पापा एक दिन ये सपने मेरी जान लेकर रहेंगे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ये तो एक सपना ही था। सपने इंसान की सोच का नतीजा होते हैं बेटा। भैया, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें सांपों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं कहां सोचता हूँ नेहा, मैं कहां सोचता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो लगता है जैसे अंधेरे में एक एक करके कई सांप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे जिस्म पर रेंग रहे हैं। और मैं मत सोचो सांपों के बारे में, मत सोचो, भूल जाओ सब कुछ, वरना ये तुम्हें पागल कर देंगे। पागल। भांजे, तुमने राहुल के चीखने की आवाज सुनी? हाँ मामा जी, ऐसी आवाजें तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। और कभी गौर किया है कि राहुल को इस तरह के दौरे क्यों पड़ते हैं? अरे बहन कनिष्का, सभी जानते हैं कि सांपों का डर राहुल के दिल में बहुत गहराई तक बैठा है, क्योंकि उसको बचपन से ही सांपों का फोबिया है। सोचो, जो इंसान सपने में सांप देखकर चीख उठता है, अगर हकीकत में वही सांप उसके सामने आ जाए तो उसका क्या हशर होगा? भाई जाहिर है कि दहशत के मारे वो वहीं दम तोड़ देगा। और क्या? एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सोतेला बेटा मर जाए, ताकि मेरे इस सगे बेटे विनोद के रास्ते में से सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाए और फिर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस बन जाए। बहन कनिष्का, अरे मैं तो जिंदा ही तुम्हारे लिए हूँ और मरूंगा भी तुम दोनों के लिए।
बस उस करोड़ों की प्रॉपर्टी से एक छोटा सा हिस्सा अगर मिल जाए तो मेरे अंतिम संस्कार के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे मामा, पहले दूध हांडी में तो आ जाने दो। अगर मैं सारी मलाई चट कर भी गया तब भी दूध तो आप ही के हिस्से में आएगा ना मामा, क्यों? बाजे, उसी दिन का तो मुझे इंतजार है। मैं दूध पीकर ही मरूंगा। ये दवाइयाँ मंगा लीजिए। ये गोली एक सुबह और एक शाम, प्लीज। लेकिन डॉक्टर साहब, सांपों के इन भयानक सपनों से ये इंजेक्शन और ये दवाई खाने का क्या मतलब है? देखो राहुल, इंजेक्शन और दवाइयाँ देने का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में बिला वजह ये जो टेंशन है वो दूर हो और तुम रिलैक्स महसूस करो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये सांपों के सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं? देखो राहुल, हो सकता है कि बचपन में कोई सांपों के जुड़े हुए तुम किसी हादसे से गुजरे हो, या फिर तुम इस तरह की कोई फिक्टिशियस किताबें पढ़ते हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़ता। तो फिर बार बार सांपों का सपनों में आना और इसे डसने की कोशिश करना
ये इसका वहम है। लेकिन हम तो बरसों से देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अब तो ये सपने इसकी जिंदगी की हकीकत बन चुके हैं। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि सांपों के सपने खूब आए, मेरे सपनों में आए, मेरे भांजे के सपनों में ना आए। राहुल भैया, मैंने तो सुना है कि काले काले सांपों का सपने में आना बहुत शुभ होता है, और अगर सीधा मुंह पर डस ले तो आदमी करोड़पति। विनोद, क्या बक रहे हो? देख नहीं रहा है कि पहले से राहुल कितना परेशान है, और तुम हो कि अनाप शनाप बके जा रहे हो? अच्छा मिस्टर ओबराय, अब मैं चलता हूं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। थैंक यू। ए, लकड़ी जल्दी काट। अरे और कितना पिएगा, मुझे भी दे। उस्ताद, क्या खूबसूरत हिरनी है। हिरनी अकेली और इस जंगल में? क्या इरादा है उस्ताद? इरादा नेक है। कौन हो तुम लोग? हम हुस्न के पुजारी हैं और तुम्हारे जवां हुस्न की पूजा करना चाहते हैं। कहां तक लड़की तो सांप बन गई। भागो भागो यहाँ से। सांप सांप सांप। कहाँ गया? कहाँ गया? यही कहीं झाड़ियों में छुप गया होगा। क्यों प्रभु, ये धरती पर रहने वाले इंसान सांपों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? जबकि हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा ना प्रभु। जब मैंने इंसान का रूप लिया तो ये भेड़ियों की तरह मुझ पर झपटना चाहते थे, और जब मैं अपने असली रूप में आ गई तो ये गांव वालों ने मुझे सांप सांप कहकर मारे डालना चाहा। ये लोग इतने निर्दय क्यों हैं प्रभु? क्यों है, क्यों है?
तुम्हारी सोच गलत है बेटी। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। माना कि संसार में बुराई बहुत है बेटी, लेकिन अच्छाई की भी कमी नहीं। आप कौन है बाबा? मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। आओ बेटी, मेरे साथ आओ। आओ बेटी, ये है मेरा घर। आज से इस घर को अपना ही घर समझना बेटी। अरे हाँ, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया बेटी। बाबा, मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता बेटी। ऐसा क्यों बाबा? शायद इसलिए कि इसी बहाने लोग भगवान को याद तो करें। अब देखो ना बेटी, आज भगवान ने बेटी के रूप में तुम्हें मेरे पास भेज दिया। एक बात कहूं बेटी? हाँ बाबा। आज के बाद कभी अपने आप को अकेले नहीं समझना बेटी। Ladies and gentlemen, thank you. सांपों के जिस जहर से इंसानों की मौत होती है, उसी जहर से तमाम किस्म की मेडिसिन बनाई जाती है। मैं अपनी इस लैब में सांपों पर लंबी रिसर्च कर रहा हूं। सर, मैं सुना है इस पर आप किताब लिख रहे हैं। सही सुना है। That's right. मैं इस थीसिस पर एक किताब लिख रहा हूं जो बहुत जल्द सारी दुनिया में पब्लिश होने वाली है। It will be published all over the world. सलाम। भैया आहिस्ता खसा कर, कलर निकल जाएगा। साहब, जीजा जी साहब, जीजा जी, जीजा जी, ये हमारा बंगला है या जंगल? ये डॉक्टर डैन ने हमारी नाक में दम कर रखा है। अपने बंगले में सांपों की लैब खोल रखी है। हर आए दिन उसका सांप निकलकर हमारे लॉन में आ जाता है। डॉक्टर डैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। He is a nuisance in the society. जीजा जी, आप कुछ कीजिए ना। डॉक्टर डैन! डॉक्टर डैन! डॉक्टर डैन! तुम रिसर्च के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। इस रेजिडेंशियल एरिया में तुमने इन सांपों का धंधा खोल रखा है। अगर मैंने भी तुम्हें यहां से जल्द चलता ना किया तो मेरा नाम राजन ओबरॉय नहीं। मिस्टर ओबरॉय, आखिर बात क्या है? What's the problem? Don't try to act smart, डॉक्टर डैन। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे सांपों से सख्त नफरत है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे बेटे राहुल को सांपों का फोबिया है। उसके बावजूद भी तुम अपने सांपों को मेरे लॉन में छोड़ देते हो। नो मिस्टर ओबरॉय, हम सांप छोड़ता नहीं है, अपने आप छूट जाते हैं। एक बात कहूं मिस्टर ओबरॉय, लगता है मेरे सांपों को आपसे प्यार होने लगा है। डॉक्टर डैन, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करवा दूं। तुम अपनी इस लैब को यहां से शिफ्ट कर दो। अंडरस्टैंड? यस मिस्टर ओबरॉय, प्लीज। डॉक्टर डैन, यू बेटर अंडरस्टैंड। What a funny man. He's a clown. अजीब लोग ये पड़ोसी, इतना भी नहीं समझते कि मैं मेडिकल रिसर्च कर रहा हूं साइंस की तरक्की के लिए।
कौन हो तुम? हूर हो? परी हो या अप्सरा? आका, धमाका। आदर्श, ए आदर्श, इधर आ। तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो। भांजे, देखा इस आर्किटेक्ट को? इसके पर निकल आए। काम ठीक हो रहा है? यस सर। मटेरियल आ गया? जी सारा मैं। आओ मेरे साथ आओ मामा, अभी इसके पर काटता हूं। दोनों काट दें। ए मिस्टर आदर्श, ये मेरे मामा हैं। अभी अभी इन्होंने मेरे सामने तुम्हें आवाज दी और तुमने अनसुनी कर दी। क्या समझते तुम अपने आप को? मिस्टर विनोद, मैं आप ही का काम कर रहा हूं और अगर आपको अपना काम पूरा करवाना है तो मुझे ड्यूटी पर डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरे से बात करो ना, काम वाम छोड़ मुझसे बात कर। तेरा बॉस हूं मैं और मुझसे तमीज से बात करना सीख, समझा? हाँ, तमीज से बात करना सीख, वरना मेरा ये जो भांजा है ना, तुम्हारी बदतमीजी पर तुम्हें लात मार के निकाल देगा। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर धनराज, मैं आर्किटेक्ट हूं, कोई मजदूर नहीं हूं। देखा देखा, बदतमीजी देखो कितनी कर रहा है। बहुत बदतमीज आर्किटेक्ट हैं आप, समझे? बहुत बदतमीज हैं। इसके पर काटने पड़ेंगे मामा। क्या समझा तू अपने आप को? Behave yourself. क्या बिहेवियर? Don't touch me. You bloody don't come close to me. तेरा बॉस हूं मैं। कहाँ का आर्किटेक्ट है तू? हाँ, किधर का आर्किटेक्ट है तू? विनोद, ये क्या हो रहा है? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। आप नहीं जानते आदमी कितना बदतमीज है। विनोद, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। क्या? विनोद, छोड़ो इसे। पापा, सच ये है कि यहाँ पर काम कम और गप्पे ज्यादा होते हैं। आप ही देखिए बिल्डिंग का काम कितना स्लो हो रहा है और इस आदमी को परवाह ही नहीं है। मिस्टर आदर्श, ये क्या हो रहा है? बिल्डिंग में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर मटेरियल टाइम पे सप्लाई नहीं होगा तो काम तो डिले होगा ही ना सर। अरे बिल्डिंग हम आज से नहीं बना रहे हैं, ये देखो बाल झड़ गए हमारे बिल्डिंग खड़ी करते करते। हाँ, मुझे 6 महीने के अंदर ये बिल्डिंग तैयार चाहिए। मैंने लोगों से कमिटमेंट किया है। साहब, बहुत बड़े साहब। हाँ, चलो। इतने सारे सांप ये कहां से आ गए? जरूर जमीन के बिलों से निकले होंगे। मैं पुलिस को जाकर बुलाता हूँ। सर, पुलिस क्या करेगी? सर मेरी मानिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाते हैं, ये उन्हीं का काम है सर। नहीं मिस्टर आदर्श, नहीं। अच्छा तो यही होगा कि नहीं यही को चल दे। मालिक, सांपों को मत मारिए, इसमें नाग देवता होता है। सुना है कि सांपों को मार दें तो वो बदला लेती है। जो मारेगा वही मरेगा। इन्हें कोई नहीं मारेगा, इन्हें मैं मारूंगा। ये जमीन पे रेंगने वाले जहरीले कीड़े हैं, इन्हें कुचल देना ही अच्छा है। मत मारो सांपों को साहब।
पापा इन सांपों को मत मारिए। पापा यहाँ मैं कहता हूँ आगे मत आओ। सांपों को मत मारिए पापा। रुक जाओ। ये तो सांप बन गई। कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई है? नेहा, तुम यहाँ? हाँ पापा, लेकिन क्या हुआ? बात क्या है? तो फिर वो कौन थी? कनिष्का बहन, पूछो मत, बस मत पूछो। जिंदगी में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है। अरे देखता क्या हूं, एक गड्ढे में सांप ही सांप निकल आए हैं और उन्हें कुचलने के लिए जैसे ही जीजाजी ने डंपर का हैंडल संभाला, हाय हाय क्या बताऊं। बताओ बताओ। सामने से नेहा दौड़ती चली आ रही है और चिल्ला रही है, सांपों को मत मारो पापा, सांपों को मत मारो। हाँ मॉम, और इससे पहले कि पापा सारे सांपों का खात्मा करते, दौड़ती चिल्लाती नेहा डंपर के नीचे आ गई। वो गड्ढे में कूद गई और वो सांप बन गई माँ। हाँ। और थोड़ी देर में गाड़ी आई और नेहा उसमें से उतरी माँ। हाँ कनिष्का बहन, जो पहले वाली नेहा थी ना, वो नागिन थी, इच्छाधारी नागिन। अरे किताबों में तो बहुत पढ़ा था कि इच्छाधारी नागिन होती है, लेकिन असली जिंदगी में भी होती है, ये आज ही देखा। अच्छा ये बताओ, दिन है कि रात? रात है। अरे मेरा मतलब दिन है। धनराज, लगता है कि आजकल दिन दहाड़े पीना शुरू कर दिया है। लो कर लो बात। अरे अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो पूछ लो विनोद से। इससे क्या पूछूं? ये तो सारा दिन गोलियों के नशे में धुत रहता है। आपको हमारी बातों पर यकीन, माय डियर मोहम, आपको मामा जी और मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? नहीं है ना? तो जाकर मेरे पूज्य पिताजी से पूछ लीजिए, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बिल्कुल उड़ा हुआ है। सुनिए, क्या बात है? आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो जरूर कोई है, शायद आप बताना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें हर बात जानने का हक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो धनराज और विनोद बता रहे थे कि आज साइड पर कुछ अजीब सा हादसा हुआ। क्या हुआ था? पुराने जख्म है कनिष्का, इसे कुरेदने की कोशिश मत करो, वरना जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे।
इतनी गहरी सोच, क्या बात है आका? वो लड़की फकीरा, जब से वो नीली आंखों वाली लड़की मिली है, उसने मुझे बेचैन कर दिया है। उस दिन उसका भागते हुए आना और मुझसे टकराना एक अजूबा था। मैं तो पहली ही नजर में समझ गया था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। मतलब? मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है कि हो सकता है वो लड़की जमीन के नीचे छिपे हुए उन खजानों का पता बताने में मददगार साबित हो। तो फिर आका, आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे बेवकूफ, शेर शिकार करने के बाद उसके साथ खेल भी खेलता है, और मैंने उसे खेलने के लिए आजाद छोड़ दिया। सुन, तूने किसी नीली नीली आंखों वाली चंचल लड़की को देखा है? नीली आंखों वाली? हाँ, नीली आंखों वाली, जिसका जिस्म संगे मरमर की तराशी हुई मूरत है, जिसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सुर्ख है, और जिसकी सुराहीदार गर्दन है। देखा है तूने? जा। इधर तूने जरूर देखा होगा तूने। अरे उसकी झील की तरह नीली नीली गहरी आंखें हैं, उसके बदन से चंदन की खुशबू आती है, और उसकी सांसों से फूलों की महक आती है। नहीं आका, मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। उसका पता बता दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा बेवकूफ। देख सुन बुड्ढे, वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसकी नदी की तरह बहती हुई चाल है। वो जब मुस्कुराती है ना, तो चांदनी भी फीकी पड़ जाती है। नहीं आका, मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। फाका का धमाका। विनोद, तुम्हारी लापरवाहियां मेरी बर्बादी की वजह बनती चली जा रही हैं, लेकिन तुम जरा भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया पापा जो आप मुझ पर इतना भड़क रहे हैं? क्या कर दिया से मतलब? जानबूझकर अनजान मत बनो विनोद। जब मैंने तुमसे कहा था कि पायकरा की जमीन पर अपनी नजर रखो, तो क्यों नहीं रखी? आप भूल रहे हैं पापा, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि वहां के कुछ लोग हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं। इन्फॉर्म किया था मैंने आपको, आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, और अब आप मुझे इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विनोद, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, और तुम सारी हदें पार करके मुझे झुठला रहे हो। अरे क्या झुठला रहा हो पापा? मेरी समझ में यह नहीं आता कि हर बात के लिए मुझे ही क्यों दोषी ठहराया जाता है। अरे मैंने क्या हर बात का ठेका ले रखा है? पापा, यू अंडरस्टैंड वन थिंग। विनोद, शट योर ब्लडी माउथ। अगर मेरे पापा के साथ तूने इस तरह बात की
तो तेरी जबान काट कर हाथ में दे दूंगा। अरे तो मैंने भी हाथ में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर ये तेरे पापा है तो मेरे भी पापा है। And you don't touch me, okay? You got that? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ भांजो, रुक जाओ। अरे सौते नहीं सही मगर हो तो भाई। जीजा जी रोक लो बच्चों को वरना एक दूसरे को मार ही डालेंगे। विनोद छोड़ो राहुल को। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। पापा आप ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए तब बदतमीज हो गया ये। हाँ, मैं ही बदतमीज हो गया हूँ, मैं ही सर पर चढ़ गया हूँ। मुझे तो लगता पापा मैं आपका बेटा ही नहीं, यही है आपका बेटा। बिठा कर रखो इसे अपनी गोद में। विनोद जीजा जी मैं आया। अरे भांजे प्यारे, अरे बेटे इधर आ। अरे बेटे शांत हो जा, शांत हो जा तू। अरे कैसे शांत हो जाऊं मामा जी? देखा ना आपने, हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं कोई कुत्ता हूं, कुत्ता। जिस दिन ये बुड्ढा मरेगा ना, मैं पेड़े बांटूंगा, पेड़े। बेटे तुझसे पहले पेड़े मैं बांटूंगा, लेकिन फिलहाल तू चल मेरे साथ। अरे चल ना, आजा। ऑफिस वालों के सामने कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करने की। समझदार वो होता है जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन तुम तो दूध भी उबाल उबाल कर पी रहे हो। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी, क्या करूं मैं? पापा मुझ पर भड़के सो भड़के, लेकिन वो राहुल सीधा सीधा आकर उसने मेरा कॉलर पकड़ा मम्मी। कसम से अगर मामा आज वहां नहीं होते ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। कितनी बार समझाया, कंट्रोल योरसेल्फ, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे नजरों में राहुल एक बलि का बकरा है जिसे काटने से पहले मुझे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? मम्मी जब भी वो राहुल मेरी आंखों के सामने आता है, मेरी आंखों में खून उतर आता है। ये सब कब तक चलेगा मम्मी? अरे फिर वही बात भांजे, रंगीन सुबह के लिए संगीन रात के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। रंगीन संगीन ये सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मामा। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हारी माँ किस्मत की लकीरों को बदलना जानती है। तू फिक्र मत कर भांजे, बहुत जल्द हमारे दिन पलटने वाले हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नशा तेरा नशा है, लेकिन जब से उस जंगली बिल्ली को देखा है, उसका नशा अपने अंदर उतारने के लिए तड़प रहा हूं। और जब तक उसकी नीली आंखों के जहर का नशा अपनी नसों में नहीं उतार लूंगा, मेरे लिए दुनिया के किसी भी सांप का नशा बेकार है, बेकार है। आका का धमाका।
डस लेंगे, वो मुझे डस लेंगे, वो मुझे डस लेंगे, वो मुझे डस लेंगे, वो मुझे डस लेंगे, भांजे, वो मुझे डस लेंगे। क्या हुआ भांजे? वो मुझे डस अरे भांजे, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे राहुल बेटा, राहुल बेटा, हाँ। अरे ठीक तो हो ना तुम? मैं जिंदा हूँ। अरे बिल्कुल जिंदा। हाँ? इतनी आसानी से थोड़ी मारोगे तुम। मेरा मतलब है बेटे, तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है, और अगर मरना ही है तो मरे हमारे दुश्मन। एक मिनट, ले बेटा पानी पी, पानी पी, शाबाश, पानी पी। एक बात तो बता बेटा, अभी जो तूने सपना देखा था वो सांपों का ही था? हाँ मामा जी, सांपों का ही सपना था। बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसी भी सांपों की तुझसे क्या दुश्मनी है जो बार बार तुझे सपने में डसने चले आते हैं? मैं कुछ नहीं जानता मामा जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे नफरत है सांपों से, नफरत है। जाल फेंको! शाबाश फकीरा। आखिर चाहता क्या है तू? तुझे चाहता हूं वैशाली। जब से मैंने तेरी नीली आंखों में देखा है, मेरे दिलो दिमाग में नशा सा चढ़ गया है। जब तक मैं तेरे इस संगे मरमर से जिस्म को पा नहीं लूंगा, मेरे तन मन को करार नहीं आएगा। ऐसे सपने मत देखा कर जो कभी हकीकत ना बन सके। ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक कहा। सपने देखना नादानी है। अगर तुझ जैसी हसीन हकीकत सामने और अब आका इस हुस्न को अपनी आगोश में समेट लेना चाहता है। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। आका का धमाका, छोड़ो मुझे। आका का धमाका। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। नहीं, 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 छोड़ो। जाने दो मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो। नहीं,
आका के दो मकसद पूरे करेगी वैशाली। एक तो जमीन में छुपे उन खजानों का पता बताएगी, लेकिन उससे पहले तू आका की प्यास बुझाएगी। नहीं, कभी नहीं। आका एक तीर से दो शिकार करना जानता है। वैशाली, इच्छाधारी नागिन, मुझे मत समझाओ तेजा। माल हर हालत में चेक नाके से निकल जाना चाहिए। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर वो इंस्पेक्टर का बच्चा रास्ते में आने की कोशिश करे तो उसका क्रियाक्रम कर देना, श्राद्ध मैं खुद कर लूंगा। क्यों भाई राणा, आज किसका श्राद्ध कर रहे हो? आओ राजन। अरे हमारे धंधे में किसी ना किसी का तो श्राद्ध होता ही रहता है। और सुनो लाले की जान, अब तूने बहुत पैसा कमा लिया, बस कर आराम से बैठकर बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काट। यू आर रॉन्ग हियर अंकल। दौलत एक ऐसी प्यास है, जितना पीते जाओ वो बढ़ती जाती है, बुझने का नाम ही नहीं लेती। चीयर्स फॉर यू अंकल। थैंक यू बेटा। चीयर्स डैड। चीयर्स बेटा। और सुनाओ दोस्त राजन, अपने दोस्त राणा को कैसे याद किया? जो दोस्त होते हैं वो याद करने के काबिल होते हैं। शायद इसलिए मेरी बेटी शर्मिष्ठा तुम्हारे बेटे को बहुत याद करती है। किस खुशी में? कैसे बाप हो यार, अपने बेटे की आंखों में चमक देकर यह भी नहीं समझ पाए तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के इश्क में लट्टू हो गया है। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? हाँ अंकल, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल और शर्मिष्ठा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। They're in love। हाँ लाले, अपने साहबजादे से पूछ ले कि मेरी बेटी सिंगापुर से उसे कितनी बार फोन करती है। हाँ? ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लें। बिल्कुल निकाल लो भाई, लेकिन उससे पहले एक बार राहुल से तो पूछ लो। अरे भाई, उससे पूछने की क्या जरूरत है? वो तो सेरा बांधकर घोड़ी पर बैठकर भागा चला आएगा। हाँ? अरे भांजे आ गया, शुरू हो जा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मामा जी, ये पायकरा गांव की जमीन जो मेरी वजह से उलझी है उसे मैं सुलझा कर ही रहूंगा। वो जगह हर हालत में मैं हासिल करके रहूंगा मामा जी। फिर वही जिद भांजे, एक बार नहीं कह दिया तो नहीं। हम तुम्हारी जान को खतरे में डालकर वो जमीन हासिल करने वाले नहीं हैं। अरे भाई, कल को तुमको कुछ हो गया तो कनिष्का के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे तुम्हारे पापा, समझे? अरे बेटा, मैंने सही कहा ना? इसको समझाओ ना। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा पायगरा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। नहीं भैया, इस घर के लोग मुझे ऐसे भी नहीं जीने देते, वैसे भी नहीं जीने देते। पायकरा गांव की जमीन जो हमारे हाथों से गई है, उसके लिए पापा सिर्फ मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं हर हालत में जमीन वापस लेकर ही रहूंगा भैया। पायगरा के लोग कितने खतरनाक है, इस बात का एहसास है तुझे? भैया, ये सब सोचकर मैं करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाने दो। पागल, क्या करोड़ों रुपए तुझसे बढ़कर है? नहीं ना, फिर मैं जानबूझकर तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। नहीं भैया, मैं जाऊंगा। ये तो जिद कर रहा है, ये वहां जाएगा और मर जाएगा। मैं वहां जा रहा हूं मामा जी। रुको विनोद, तुम वहां जाओगे लेकिन अकेले नहीं। मामा जी, मैं इसके साथ जाऊंगा। अरे ये ठीक बात है, एक से भले दो। अरे सौतेले हैं तो क्या हुआ, लेकिन दोनों की रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। वाह, शाबाश।
अच्छा मामा जी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, चलो बोले। चलो चलो। अरे हाँ मामा जी, हम आपको पाइकरा पहुँचकर फ़ोन करेंगे और पापा से कहिए कि वो फिक्र ना करे, हम परसों तक लौट आएंगे। हे भगवान, मेरे भांजों की रक्षा करना। मैं 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अखंड उपवास रखकर। हेलो बहन कनिष्का, हमारा प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा पड़ने की देर है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे भाई, क्यों मौत को गले लगा रहा है? अब गा। जिंदगी और मौत दोनों ऊपर वाले के हाथों में है जहां पना। यहाँ कौन कब किस वक्त कैसे मर जाए ये कोई नहीं जानता। हा, 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 हा। दुनिया सच ही कहती है, सौतेली माँ सौतेली होती है। अगर तू जिंदा रहा तो मेरा बेटा विनोद करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बनेगा? अब देखना, तेरी ही दौलत से खरीदा हुआ ये प्यारा सा उपहार तेरी सौतेली माँ तुझे ही पहनाएगी। कनिष्का! 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अभी अभी मुझे ऑफिस से पता चला है कि तुमने राहुल को पाइकरा गांव भेजा है। मैंने कहा उसे गांव भेजा, वो तो अपनी मर्जी से गया हुआ है। मुझ पर यकीन नहीं आता तो धनराज से पूछ लो। बिल्कुल जीजा जी, मैंने उससे कितना समझाया, कितना रोका, लेकिन राहुल मेरी बात माने तब ना। एक तो जवानी का जोश, ऊपर से गर्म खून। मैंने तो उसके हाथ तक जोड़े जीजा जी कि मत जा राहुल बेटा, मत जा, तेरे पापा परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरी कोई बात सुने तब ना। तुम्हें मालूम है कि पाइकरा के लोग कितने खतरनाक हैं? जमीन मिले या ना मिले, मुझे मेरा बेटा हर कीमत पर चाहिए। आप भी कमाल करते हैं। आप जानते हैं कि राहुल अकेला नहीं गया है, उसके साथ मेरा बेटा विनोद भी गया है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां राहुल का पसीना टपकेगा वहां विनोद अपना खून बहा देगा। क्या बात है जीजा जी, आपको राहुल की बड़ी फिक्र है लेकिन विनोद की नहीं। क्या विनोद आपका बेटा नहीं? धनराज, तुम्हें जले पे नमक छिड़कना अच्छी तरह से आता है। हेलो राहुल, कहां हो तुम बेटे? सुनो, तुम फौरन वापस चले आओ, हमें वो जमीन नहीं चाहिए। बेटे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूं। पापा यू डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं वहां किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगा, सारा काम एकदम शांति से निपटा के लौटूंगा।
इसे बाहर फेंको भैया, बाहर फेंको सबको, संभालो संभालो भैया, फेंको फेंको। राहुल, राहुल बेटे संभालो, संभालो राहुल बेटे, संभालो अपने आप को। भैया 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 गैया लगता है राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे जाना होगा कनिष्का, मुझे जाना होगा। धनराज गाड़ी निकालो, मेरा दिल घबरा रहा है। जिस बात का डर था वैसा ही कुछ हो गया है। देखो देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल अकेला नहीं है, विनोद है उसके साथ। मुझे फौरन वहां जाना होगा जहां एक्सीडेंट हुआ है। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखो प्लीज, थोड़ा सा सब्र से काम लो, शांति से सोचो। क्या सोचूं? क्या सोचूं? जी आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग वहां जाएंगे कैसे? पाइकरा जाने के 4 रास्ते हैं, अब पता नहीं वो लोग कौन से रास्ते से गए, और अब तक तो वो दोनों 100 किलोमीटर पार कर चुके होंगे। आखिर तुम लोग चाहते क्या? क्या चाहते हो तुम लोग? कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हम लोग यहाँ पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और यहाँ की पुलिस वहां लोकल पुलिस से संपर्क करके दुर्घटना का पता लगा लेगी। धनराज, अगर मेरा बेटा सही सलामत नहीं आया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनिष्का बहन, तिजोरी के दरवाजे खुले रखना, लक्ष्मी जी पधारने वाली हैं। फकीरा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। जिस खजाने को छूने के लिए ये हाथ बेचैन है, जिस खजाने को देखने के लिए ये आंखें तरस रही हैं, अब हमें वो खजाना हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। फकीरा, कैसे आका, कैसे? वैशाली, हाँ यही तो है वो इच्छाधारी नागिन, यानी उस खजाने की सुनहरी चाबी जिसे हासिल करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बाबूजी, 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 अब मैं क्या करूं? बाबा, हाँ। बाबा, 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 आज से तुम्हारी बेटी
हमारे आशियाने की रानी बनेगी। हे भगवान। तुम्हें कोई एतराज? नहीं नहीं, हमारे तो भाग्य खुल गए। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? बस तो फिर ये कीमती भेंट तुम्हारी और वैशाली हमारी। एक रहने का सहारा था, वो भी छिन गया।